नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल ईरान युद्ध को लेकर है, भारत में उठ रहे राजनीतिक सवालों को लेकर है। क्योंकि एक तरफ ईरान में तो ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, तेहरान से लेकर लेबनान तक इजराइल बम बरसा रहा है। ईरान भी चुप नहीं बैठा है, खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों से लेकर यरूशलेम और तेल अवीव तक हमले हो रहे हैं। ईरान के 40 सैन्य कमांडरों समेत 48 नेता अब तक मारे गए हैं। तो स्कूल पर इजरायली अमेरिकी हमले में 165 बच्चियां मारी गई। युद्ध लंबा खींचने का बयान दोनों तरफ से आ रहा है। इस बीच भारत में अलग अलग राजनीति शुरू हो गई है। खमेनी की हत्या के बाद जम्मू कश्मीर समेत कुछ हिस्सों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन असली सियासी सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है, जो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। कांग्रेस ने 2 दिन पहले ही खमेनी की हत्या को घोर निंदा और आलोचना की। अब सोनिया गांधी ने अखबार में एक लेख लिखा है और उसमें कहा है कि खमेनी की हत्या पर भारत सरकार की चुप्पी गंभीर संदेह पैदा कर रही है। राहुल गांधी ने लिखा है कि क्या पीएम मोदी खमेनी की हत्या का समर्थन करते हैं। और इस बीच सोशल मीडिया पर कांग्रेस बीजेपी के नेताओं के बीच फैक्ट फाइट शुरू हो चुकी है। ईरान भारत का समर्थक रहा है या नहीं रहा है, खमेनी भारत के विरोध में कब क्या कह रहे थे, यह सारी लड़ाई सोशल मीडिया पर जबरदस्त चल रही है। लेकिन इस बीच गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि क्या नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की विदेश नीति अब बदलाव के साथ नजर आ रही है। और इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सवाल भी पूछेंगे। युद्ध भूमि से आ रही ताजा खबरों पर भी हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। ईरान की जमीन से खाड़ी के मुल्कों तक बारूद ही बारूद है। तेहरान से तेल अवीव तक, आसमान से जमीन तक धमाके ही धमाके हैं। 4 दिन में 787 जानें चली गईं, 160 से अधिक मासूम बच्चियां तक मार डाली गईं। मगर युद्ध है कि अभी और संगीन रुख अख्तियार करता जा रहा है। ईरान झुकने को तैयार नहीं, इजराइल थम नहीं रहा, अमेरिका हफ्तों तक जंग लड़ने को तैयार है। ऐसे में इस जंग का एक असर हिंदुस्तान में भी हो रहा है। खमेनी की हत्या के बाद भारत में चुनिंदा जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए, खासकर जम्मू कश्मीर में, और पुंछ में तो अब तक बंद रखा गया है। दूसरी ओर जंग की आग में धधकते खाड़ी क्षेत्र से बड़ी संख्या में भारतीयों की वापसी शुरू हो गई है। तीसरी ओर बीजेपी की सरकार और कांग्रेस के विपक्ष के बीच विदेश नीति को लेकर सियासत शुरू हो गई है। 28 फरवरी को ईरान पर हमला हुआ। 1 मार्च को ईरान ने खमेनी की हत्या की बात बता दी। 2 मार्च को पहले तो कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर खमेनी की हत्या की घोर निंदा करते हुए एक पोस्ट किया। फिर 3 मार्च को सोनिया गांधी ने अखबार में लेख लिखकर भारत सरकार के रुख पर सवाल खड़े किए। सोनिया गांधी के लेख की बड़ी बातें थी कि खमेनी की हत्या पर भारत सरकार की चुप्पी तटस्थता नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से भागना है, क्योंकि खमेनी की हत्या किसी देश की संप्रभुता पर प्रहार है, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के खिलाफ है। ऐसे में किसी देश के प्रमुख की हत्या पर चुप्पी भारत की विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा करती है। सोनिया गांधी ने तो 1994 में कश्मीर पर प्रस्ताव में भारत का साथ देने का इतिहास भी याद दिलाया और मांग की कि बजट सत्र के दूसरे चरण में सरकार की चुनिंदा चुप्पी पर बिना किसी नानुकुर के बहस होनी चाहिए। हालांकि पीएम मोदी ने एक दिन पहले ही ईरान जंग को लेकर शांति और बातचीत वाला सार्वजनिक बयान दे दिया है। विश्व में चल रहे अनेक तनावों को लेकर भारत की सोच स्पष्ट ही है। हमने सदैव शांति और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया है। भारत ने भले ही शांति से समाधान की बात कही हो, लेकिन कांग्रेस इसे काफी नहीं मानती। राहुल गांधी ने लिखा कि पीएम मोदी को बताना चाहिए क्या वो वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से किसी देश के मुखिया की हत्या का समर्थन करते हैं। अब ये चुप्पी दुनिया में भारत की हैसियत को कम करती है। हालांकि बीजेपी की ओर से कांग्रेस के उठाए सवालों के जवाब में भी पुरानी बातें बताई जाने लगी। बीजेपी ने पूछा कि 2008 के मुंबई हमलों के बाद यही ईरान पाकिस्तान के लिए हमदर्दी दिखा रहा था। 2011 में लीबिया का मुअम्मर गद्दाफी मारा गया तो यूपीए सरकार ने निंदा क्यों नहीं की थी। 2012 में नई दिल्ली में इजरायली एम्बेसी में कार ब्लास्ट में इसी आईआरजीसी का हाथ सामने आया था। यूपीए सरकार ने आखिर क्यों 2005, 2006 और 2009 में आईएईए में ईरान के खिलाफ वोट दिया था।
बीजेपी ने यह भी लिखा कि डिप्लोमेसी सिर्फ पुश करने का दिखावा करने वाली राजनीति तक सीमित नहीं होती। लगभग 9 मिलियन भारतीय खाड़ी में रहते हैं, जिनमें से एक बड़ी संख्या केरल से है। केरल के लोग कांग्रेस के इस रुख का जवाब पाने के हकदार हैं। सोनिया गांधी ने लिखा कि खामनेई ने 1994 में कश्मीर पर भारत का साथ दिया था। बीजेपी ने खामनेई के बाकी खेल गिना डाले। बीजेपी ने लिखा 2017 में खामनेई ने कश्मीर के दबे कुचले मुसलमानों के लिए मुस्लिम देशों से समर्थन मांगा था। 2019 में आर्टिकल 370 हटाने के बाद से 2024 तक 4 बार भारत की तुलना गाजा से की। 2020 में एंटी-सीएए दंगों को मुसलमानों का कत्लेआम बताया और इंडियन मुस्लिम्स इन डेंजर हैशटैग चलाया। इससे कांग्रेस पार्टी की ये दलील खारिज होती दिखती है, जिसमें खामेनेई को भारत का समर्थक बताया गया है। वैसे भी खामेनेई की हत्या के बाद ईरान जिस तरह से मुस्लिम मुल्कों पर ही हमले कर रहा है, ऐसे में हालात ये हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत यानी यूनाइटेड नेशंस चुप है। 57 मुस्लिम देशों की सबसे बड़ी संस्था OIC खामोश है। 15 तेल उत्पादकों के संगठन ओपेक की ओर से कोई साझा बयान नहीं। रूस, चीन, पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया, इराक जैसे चुनिंदा देशों ने दुख जताया है। ऐसे में भारत की एनडीए सरकार की ओर से कांग्रेस के आरोपों पर कहा जा रहा है कि जिन मुल्कों पर ईरान अभी हमले कर रहा है, वहां खाड़ी में 1 करोड़ भारतीय हैं। उनकी हिफाजत और वैश्विक हालात को देखते हुए भारत सरकार संयमित संतुलित विदेश नीति पर चल रही है। आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ भारत सरकार कह रही है कि दोनों देशों से उनके बायलैटरल रिश्ते अभी भी कायम है और एक स्ट्रेटेजिक साइलेंस भारत सरकार की तरफ से है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का दावा है कि ये नैतिकता से भागने की कोशिश है, जो भारत की मॉरल कमिटमेंट है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बनाम मॉरल कमिटमेंट, ये लड़ाई तो यहां पर नहीं देखी जा रही। और उसके साथ साथ कोई डोमेस्टिक पॉलिटिक्स यानी भारत की राजनीति का हिस्सा भी इसमें शामिल तो नहीं है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में सैयद जफर इस्लाम, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर अजय उपाध्याय कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे। रजत सेठी ये लेखक है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, और उसके साथ साथ आशुतोष भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और अशोक सज्जनहार, पूर्व डिप्लोमैट, भी उनसे भी हम कुछ सवाल पूछेंगे। हमारे एक्सपर्ट हैं, उनसे भी जानेंगे कि ऐसी स्थिति में भारत जैसे देश की भूमिका क्या हो सकती थी। 3 सवाल मैं अपने पैनल के सामने रखना चाहूंगा। पहला सवाल, क्या खमेनी की हत्या पर चुप्पी से भारत की विदेश नीति पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या वो जायज है? दूसरा सवाल, क्या मौजूदा हालत में भारत को ईरान के समर्थन में खुलकर खड़ा होना चाहिए था, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रही है आज की स्थिति में? और तीसरा सवाल, क्या कश्मीर CAA 370 पर खामेनी का भारत विरोधी रुख, बीजेपी का जो आरोप है कि उन्होंने भारत विरोधी रुख अपनाया था, क्या यह आरोप सही है? ये तीनों सवालों पर हमारे पैनल के साथ में चर्चा करूंगा। लेकिन इस बीच आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने ओमान के सुल्तान और उसके साथ साथ कुवैत के क्राउन प्रिंस दोनों से बात की है। भारत के वहां फंसे हुए नागरिकों को भारत ले आने की एक तरीके से तैयारी भारत सरकार की तरफ से हो चुकी है। पहली फ्लाइट दुबई से आ चुकी है, लेकिन कुवैत में अभी भी और कतर में भी अभी भी फ्लाइट वहां से नहीं आ रही थी। तो ओमान के सुल्तान और कुवैत पर हमले की जो चिंता है, उसको लेकर उन्होंने चिंता जताई है। ईरान के तरफ से आसपास के जो खाड़ी देश है, उन पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। ईरान का कहना है कि वहां पर जो अमेरिकी सैन्य स्थल है, उस पर हमला किया जा रहा है। हिमांशु मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक तरफ भारत सरकार ने CCS की बैठक भी की है, वहां पर जो फंसे हुए भारतीय हैं उनको वापस लेने की तैयारी। ओमान के सुल्तान और कुवैत के क्राउन प्रिंस से प्रधानमंत्री की बातचीत, क्या कहा जा रहा है? साहिल, सवाल मुझसे है? जी हिमांशु, आपसे सवाल है। साहिल, आज PM मोदी ने जो है 2 महत्वपूर्ण नेताओं से बात की है। दोनों ही जो है गल्फ कंट्रीज से है। ओमान के जो सुल्तान है उनसे बात की है, हेड बिन तारिक से बात की फोन पर, और उनके अलावा कुवैत के जो क्राउन प्रिंस है उनसे बातचीत की है। और दोनों ही से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हमले हुए हैं उस पर चिंता व्यक्त की है दोनों ही देशों के अंदर। और उसके साथ साथ जो भारतीय कम्युनिटी यानी भारत के जो नागरिक वहां पर हैं, उनके वेलफेयर के लिए और उसके साथ साथ जो है उनकी सिक्योरिटी, इसको लेकर जो है अपना कंसर्न हिमांशु, लगता है आपकी आवाज शायद नहीं आ रही है, लेकिन जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं खाड़ी देशों में, और खास करके ओमान, कुवैत, कतर, UAE में,
उनको लेकर चिंता भी जताई है और भारत की तरफ से कोशिश भी की जा रही है, भारत सरकार की तरफ से, कि ज्यादा फ्लाइट्स वहां से शुरू की जाए। दुबई से फ्लाइट आना शुरू हो चुका है, लेकिन अबू धाबी, दुबई से फ्लाइट आना शुरू हो चुका है, लेकिन कुवैत और ओमान से अभी भी फ्लाइट्स वहां से नहीं आ रही है, जिसकी वजह से शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान के सुल्तान और कुवैत के क्राउन प्रिंस, उन दोनों से बात की है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि इस पूरे मामले पर भारत सरकार को अपना रुख साफ कर देना चाहिए, तटस्थता नहीं रखनी चाहिए और अपनी नैतिकता से भागने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए, जिम्मेदारी से भागने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। प्रोफेसर अजय उपाध्याय, इस डिबेट से पहले बाकी देशों के रिप्लाईज को देखने की मैं कोशिश कर रहा था, किसने किस तरीके से इस पूरे मामले को रिएक्ट किया है। खास करके जो आयतुल्लाह अली खमेनी की जो हत्या हुई, उनको मार दिया गया या बॉम्बिंग में वो मारे गए, उसको लेकर बाकी देशों ने क्या भूमिका ली है। तो मैंने देखा कि अजरबैजान, पाकिस्तान और टर्की, ये 3 देश छोड़ दे तो बाकी देशों ने बड़ा नपातुला इस तरीके से बयान दिया हुआ है। रशिया ने सबसे पहले बयान दिया, उसमें कहा कि यह हत्या है, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं बड़ा स्ट्रेटेजिकली रशिया भी खेलने की कोशिश कर रही है। लेकिन बाकी सारे देश, बाकी सारी डेमोक्रेसीज, फिर जिसमें यूके शामिल है, जर्मनी शामिल है, फ्रांस शामिल है, यूरोप के तमाम देश शामिल है, किसी भी देश ने इस मामले पर ठोस भूमिका लेने की कोशिश नहीं की। तो सिर्फ भारत सरकार से, अजय उपाध्याय, कांग्रेस पार्टी की यह उम्मीद क्यों है? साहिल जी, जो आप चर्चा कर रहे हैं बाकी देशों की चर्चाओं के बीच में आ रहा है, क्या उन देशों ने खमेनी के हत्या पर, आपने बोल ही दिया, शब्द ही है कि हत्या की गई। हत्या अपने आप में क्या है? ये युद्ध का थोपा हुआ ईरान पर जो युद्ध है, उसके राष्ट्राध्यक्ष की हत्या मतलब एक संप्रभु देश पर कहीं ना कहीं आक्रमण है। और संप्रभुता जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जो है, चाहे इंटरनेशनल चार्टर की बात हो या भारतीय अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 51 की बात हो, हम मानते हैं, भारत के लोग, हम सब सिद्धांतों पे, मूल्यों पर चलने वाले लोग हैं जो ये मानते हैं कि भारत को जो है वैश्विक स्तर पर वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ अहिंसात्मक और बुद्ध के मूल्य को आगे लेकर के जाना है, और साथ में किसी भी देश की संप्रभुता के लिए उसकी जो है रक्षा हो, उसकी सुरक्षा हो, उसके साथ हमारा जो है ये कहीं ना कहीं कमिटमेंट, प्रतिबद्धता होनी चाहिए। भारत ये भी मानता है कि कोई भी देश एक दूसरे पर यदि आक्रमण करता है तो तटस्थता के साथ स्पष्ट नीति और स्वायत्त विदेश नीति के तहत भारत को हस्तक्षेप, लेकिन वो हस्तक्षेप तटस्थता के साथ हस्तक्षेप, निरपेक्ष हस्तक्षेप होना चाहिए, न्याय के साथ खड़े होने की बात है। अब बात आती है कि ईरान को लेकर के भारत की चुप्पी, जिस पर हमारा बार बार प्रश्न हो रहा है। खुमैनी की बात जो आ रही है, हत्या की गई, क्या भारत सरकार की यह ड्यूटी नहीं बनती है कि कम से कम उस हत्या की निंदा की जाए? वैश्विक स्तर पर जो परिस्थिति बन रही है, सबको पता है कि कैसे इजराइल और अमेरिका ने दो लोगों के, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दो व्यक्ति है जो घनघोर रूप से कहीं ना कहीं मानसिक विकृति का शिकार है, उस दो लोगों ने विश्व के लगभग 100 करोड़ लोगों को जो है इस तरह से हिंसा के, युद्ध के रास्ते में धकेल दिया। भारत के लोग 1 करोड़ लोग, जो 1 करोड़ इजराइल की पूरी जनसंख्या है, उतनी जनसंख्या हमारे नागरिक मध्य पूर्व में और वेस्ट एशिया में फंसे हुए हैं जितनी पूरी इजराइल की जनसंख्या है। 2 दिन पहले युद्ध शुरू होने से प्रधानमंत्री जी वहां मेडल जब ले रहे थे, जिस बात की भूमिका की आप भारत सरकार से उम्मीद कर रहे हैं आज की स्थिति में, भारत सरकार का पहला बयान आपने भी देखा होगा प्रोफेसर उपाध्याय, प्रोफेसर उपाध्याय, लंबा नहीं, 1 मिनट प्लीज, नहीं, मुझे सवाल पूछना है, बयान में कहीं भी सवाल पूछना उस बयान में नहीं, आपने पहला बयान देखा होगा, उसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि ईरान की सॉवरेनिटी का अगर उल्लंघन हो रहा है तो वो गलत है और बातचीत के रास्ते से यह बात आगे बढ़नी चाहिए, भारत सरकार के स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। लेकिन मुझे आपसे एक संक्षेप में जल्दी से आपसे एक जवाब चाहिए। आप जब आज उम्मीद कर रहे हैं भारत सरकार से कि आयतुल्लाह अली खमेनी की जो मौत हुई है उस पर भारत सरकार का बयान होना चाहिए, जब सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटकाया गया था इराक के भीतर, तब भारत सरकार ने क्या भूमिका ली थी, क्या स्टेटमेंट दिया था भारत सरकार की तरफ से? नटवर सिंह ने खुद इसके बारे में सवाल उठाया था, आपको याद? भारतीय विदेश नीति की जो, जी देखिए, मुझे लगता है कि ये सरकार को समझने की जरूरत है। ऑलरेडी जब मनमोहन सिंह जी जब वहां गए थे अमेरिका की धरती पर, जब ये युद्ध शुरू हुआ था इराक का, तो क्या उन्होंने कहा था कि यह न्यायपूर्ण युद्ध है और ये युद्ध को रोका जाना चाहिए, युद्ध
कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। इराक के विरुद्ध ये युद्ध जो है मानवता के विरुद्ध युद्ध है। ये बात मनमोहन सिंह जी ने अमेरिका की धरती पे कहा। आज जो चुप्पी है, भारतीय विदेश नीति की जो गौरवशाली जो हमारी परंपरा रही है, उस परंपरा पर कहीं ना कहीं ये प्रहार एक तरह से हम मानते हैं। जो दमदार विदेश नीति हमारी होती थी, दुमदार विदेश नीति बनाने के लिए मैं मोदी जी को आक्रोश में ही थैंक यू मोदी जी कह रहा हूं कि जिस तरह से चुप्पी उन्होंने साध ली, इजराइल के साथ कहीं ना कहीं जाकर के कुल मिलाकर सैयद जफर इस्लाम, वेस्ट एशिया में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि कम से कम सिंबॉलिकली क्यों ना हो, नहीं है, आप नैतिकता का मुद्दा उपस्थित करिए। कम से कम इस बात पर बयान तो भारत सरकार की तरफ से आना चाहिए वाला देश है। आयतुल्लाह खमेनी की मौत पर भारत सरकार का रुख, भारत सरकार की भूमिका क्या है, यह मुद्दा भारत सरकार की तरफ से आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस बात को आगे रखने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं आपको यह भी बताने की कोशिश कर रही है कि विश्वगुरु अगर आप अपने आप को कह रहे हैं तो विश्वगुरु तटस्थ नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि ईरान के खिलाफ अन्याय हो रहा है, उनके सॉवरेनिटी पर, संप्रभुता पर अगर हमला किया जा रहा है, उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर हमला किया जा रहा है, तो आपको यहां पर कम से कम कहना होगा कि दोस्त आप गलत है, भले इजराइल आपका दोस्त है। कांग्रेस पार्टी की उम्मीद सिर्फ इतनी है। सैयद जफर इस्लाम, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की बात नहीं, देश की बात है। और देश का जब सरकार है तो देश के हितों की रक्षा करना नेशन फर्स्ट की पॉलिसी रहती है। मैं आपको 2-3 अहम बातें बताना चाहता हूं कि भारत के लिए दोनों मुल्क हमारे लिए दोस्त है, और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि अनोखा देश है भारत, जिसने इजराइल के भी फॉरेन मिनिस्टर और ईरान के भी फॉरेन मिनिस्टर से हमारे विदेश मंत्री ने बात की। यह अकेला अनोखा देश है जिसने दोनों देशों के बीच में जब संग्राम चल रहा है, इतना भयानक जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके बीच में उन्होंने बात की और यही बात किया कि डी-एस्केलेशन ऑफ पीस और अमन के बारे में बात की। देखिए, भारत बराबर पक्षपात रहा है, इसके पक्ष पे रहा है कि भाई हमें अमन चाहिए, पीस चाहिए, और हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बराबर इसी की पेशकश की है। हमारे ट्वीट में भी इसका जिक्र किया है, हमने इसके बारे में जिक्र किया है कि भाई डी-एस्केलेशन होना चाहिए। डायलॉग जो डिप्लोमेसी ही जो है एक तरीका है जिससे जो भी वहां पर हो रहा है उसको खत्म करने के लिए यही एक तरीका है, ना कि जो आक्रामक रूप जो चाहे इजराइल या अमेरिका जो ईरान के प्रति है, या ईरान जो है खाड़ी के देशों के प्रति है। लेकिन आपने एक सही सवाल उठाया। हमने बार बार कहा कि हम अपने देश के हितों की रक्षा करते हैं, नेशन फर्स्ट की पॉलिसी से जो भी सही उस वक्त उस सिचुएशन में जो बेस्ट जो सिचुएशन में स्टैंड लेना चाहिए वो लेते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी किस मुंह से, भाई अरब स्प्रिंग्स के समय में क्या हुआ, कितने बड़े बड़े शासक जो है वो मौत के घाट उतार गए। क्या उस वक्त कोई उन्होंने ट्वीट किया था? क्या उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया था? क्या उन्होंने कोई कंडेम किया था? क्या उनके सहानुभूति में कुछ बोला था? कुछ तो नहीं किया था। तो आज किस मुंह से इस तरह की बात कर रहे हैं? अगर उस वक्त नेशन फर्स्ट पॉलिसी वो मानते और उन्होंने नहीं किया तो आज कैसे, किस मुंह से बोल रहे हैं? हकीकत यह है कि देखिए, हमने सिर्फ इतना कहा, हम इस बात को एडवोकेट कर रहे हैं, हमारा देश शांति के पक्ष में रहता है, और इसलिए हमने शांति की अपील की है, दोनों देशों से अपील की है, अमेरिका से भी की है, जो भी लोग इसमें कॉन्फ्लिक्ट में हैं, और अननेसेसरी जो खाड़ी के देशों लेकिन इसके बावजूद सैयद जफर इस्लाम के बारे में सही कहा उन्होंने कि एक तरफ जब भारत कहता है कि हम विश्वगुरु हैं, हमारे पास देश नहीं, हमारे पास दुनिया के तमाम लोग आकर ये कहते हैं कि आप हमसे बात करिएगा। जब प्रधानमंत्री रशिया जाते हैं तब आने के बाद ये कहते हैं कि मुझ में इतनी ताकत है कि मैं व्लादिमीर पुतिन को ये कह सकता हूं कि अब युद्ध का दौर खत्म हो चुका है। क्या यही बात नेतन्याहू से जब इजरायल में वो गए थे तब भी कही जा सकती थी कि युद्ध का दौर खत्म हो चुका है, युद्ध से हल नहीं होने वाला है, बातचीत से रास्ता अपनाइएगा? और आपने अरब स्प्रिंग का जिक्र किया, यहां पर बात कुछ और चल रही है। यहां पर किसी देश के मुखिया को स्ट्रेटेजिक तरीके से पूरे निशाना लेकर मार दिया गया है, और इसीलिए कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी भी यह सवाल उठाने की कोशिश कर रही है कि कुछ तो उस पर रिएक्शन होनी चाहिए। जो देश हमारे साथ 1994 में खड़ा था यूएन के भीतर, जब कश्मीर के खिलाफ वहां पर रेफरेंडम लाने की बात चल रही थी, उसको ब्लॉक करने की कोशिश उनकी तरफ से की गई। क्या उनके साथ हमें कम से कम बयान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? सब सैयद जफर इस्लाम। नहीं, देखिए सभी मुल्कों के लीडर जो है वहां सुप्रीम लीडर उससे बात कर रहे हैं। जैसे आपने इजराइल से बात किया, सऊदी से ही बात किया, ओमान से भी आपने जिक्र किया, कुवैत का भी जिक्र किया, सबसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं। और
अमन की पेशकश करे। ईरान में भी बात करते, लेकिन ईरान में तो आप जाहिर है कोई बात करने वाला ही नहीं बचा, तो किससे बात करेंगे। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम अपने स्टेटमेंट्स के द्वारा ये बात बार बार जग जाहिर कर रहे हैं कि हम जो है पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं और डिप्लोमेसी और डायलॉग चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि वॉर हो, हम चाहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो। और इसी के बारे में बराबर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चाहे इजराइल से बात किया हो तो यही बात दोहराई है कि अमन चाहिए और पीस का रास्ता अख्तियार करे, या भी क्राउन प्रिंस से बात किया हो या ओमान से बात किया। और हमारे सही कहा आपने, 1 करोड़ भारत के लोग वहां रहते हैं, उनकी हमारी वो भी प्राथमिकता है कि वो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी हमारी प्राथमिकता है। तो एक एज ए नेशन हमारी क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? एज ए नेशन हमारे सिटीजन उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि नहीं? वो प्राथमिकता हमारे लिए है और उसके बारे में हम सब पूरी कोशिश भारत सरकार की भूमिका इस पे साफ नजर आती है कि कोई प्रतीकात्मक बातचीत करके क्या फायदा? भारत सरकार की उसमें भूमिका तो नहीं निभा सकती। इसके पहले भी मिडिल ईस्ट में या वहां पर जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए थे उसमें तो कोई भूमिका भारत सरकार की तरफ से नहीं निभाई गई थी, खुले तौर पर, खास करके अगर हम देखें तो। लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की भूमिका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के वजह से यहां पर उठाई जा रही है? जो बीजेपी से भी सवाल उठाया जा रहा है, कई लोगों ने सवाल उठाया है कि आज की तारीख में ईरान पर वो इसलिए बोलना चाहते हैं क्योंकि भारत की राजनीति पर उनका ध्यान है और इसीलिए यहां पर यह सवाल उठाया जा रहा है। देखिए साहिल, मैं एक बात बता दूं, भारत एक सिविलाइजेशनल कंट्री है। इसकी तुलना आप छोटे मोटे देशों से नहीं कर सकते। और सिविलाइजेशनल कंट्री जब दुनिया में क्राइसिस होती है तो वो सिविलाइजेशनल स्टैंड लेता है। और आजादी के बाद भारत के पास ये अवसर था कि वो अमेरिकन कैंप में ज्वाइन कर सकता था यूएसए, लेकिन हमने गुट निरपेक्षता का रास्ता अख्तियार किया क्योंकि सिविलाइजेशनल कंट्री हमेशा मॉरल लीडरशिप को आगे बढ़ाता है। इस पूरे मसले पे जो सबसे खतरनाक बिंदु है जिस पर शायद चर्चा नहीं हो रही वो ये है कि कुछ सार्वभौम सत्य होते हैं अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स के। वो ये होते हैं कि क्या हम किसी राष्ट्रपति को, किसी देश को ये अनुमति दे दें कि वो वेनेजुएला में घुस के वहां के राष्ट्रपति को उठा के ले आए और वो ईरान में घुस के उनके हेड ऑफ द स्टेट को गोली मार दे या उनका कत्ल कर दे। अगर ये इस टेंडेंसी को अगर आगे बढ़ाया गया तो कल भारत के साथ भी हो सकता है और ये किसी और देश के साथ भी हो सकता है। क्या इसको अंतर्राष्ट्रीय अनुमति मिलनी चाहिए? लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी जो सवाल उठा रही है वो सिर्फ इसी मुद्दे के वजह से उठा रही है? इंटरनेशनल मोरालिटी, इंटरनेशनल नियम या बाकी सारे मुद्दों पर एक खबर भी इस वक्त हमारे पास आ रही है कि पहली बार किसी देश के प्रमुख ने युद्ध रोकने को लेकर बड़ा बयान दिया हुआ है। तुर्की का एक बड़ा बयान इस वक्त आया हुआ है, जंग को रोकने को लेकर एर्दोगन का बयान है। जंग रोकने के लिए सारी ताकत झोंक दी, एर्दोगन यहां पर कह रहे हैं। ये जंग ना हो इसके लिए राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा है कि पूरी ताकत झोंककर इस जंग को रोकने की कोशिश भी उनके तरफ से की गई। जंग की आग और न बढ़ के इसके लिए पूरी कोशिश तुर्की के तरफ से की जाएगी। ये भी कह रहे हैं कि जंग रोकने के लिए सारी ताकत झोंक दी जाएगी। तुर्की कुछ देशों में शामिल है कि जिन्होंने कहा कि जिस तरीके से अयातुल्लाह अली खमेनी को मार दिया गया वो गलत था और ये जंग गलत है। तुर्की की तरफ से बयान इस वक्त आ रहा है। आशुतोष अपनी बात खत्म करिए, लेकिन अभी भी एक सवाल कायम है कि देश के अंदर की राजनीति को देखते हुए जिस तरीके से लखनऊ में प्रोटेस्ट हुए, जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट हुए, मुंबई में प्रोटेस्ट हुए, कई जगह पर प्रोटेस्ट हुए, उसी के वजह से इस तरीके का बयान। एक मिनट, जब 1991 में जब सद्दाम हुसैन ने इराक में कुवैत को अपने कब्जे में कर लिया था तब भारत ने उसकी निंदा नहीं की थी, बल्कि भारत ने अपने एयर फ्यूल करने के लिए जगह भी दी, इजाजत भी दी, क्योंकि वो मॉरली सही था। लेकिन जब 2003 में जब एक झूठ बोल के इराक पर हमला किया अमेरिका ने, वो WMD के बहाने, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो झूठ था, तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। 3 बार जॉर्ज बुश ने उनसे फोन करके समर्थन मांगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 बार मना कर दिया। क्यों मना किया था? क्योंकि भारत हमेशा, मैंने कहा कि ये 10,000 पुरानी सभ्यता क्यों है, 10,000 साल पुरानी सभ्यता क्यों है? इसलिए है क्योंकि हम मॉरल स्टैंड लेना जानते हैं। आज की तारीख में अगर, और ये जो युद्ध ईरान पे हुआ है ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि जो न्यूक्लियर डील को लेकर जो सहमति बन रही थी, ओमान तो सरकार भूमिका क्यों नहीं ले रही है? जल्दी से आपका जवाब। ईरान के ओमान सरकार क्यों नहीं भूमिका ले रही है? एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। ओमान के विदेश मंत्री का कहना, जो मीडिएट कर रहा था,
कि ईरान सारी शर्तों को मानने के लिए लगभग तैयार हो गया था। जब सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गया था तो फिर ईरान पर क्यों हमला किया गया, किस लिए हमला किया गया? क्या यह सवाल नहीं उठना चाहिए? और हमारी सरकार, वो मैं कहता हूं ठीक है आप ईरान के साथ मत खड़े होइए, लेकिन आप इजराइल के साथ खड़े हो रहे हैं, आप उन देशों के साथ खड़े हो रहे हैं जो सिर्फ झूठ और कत्लो गारत करते हैं। 71,072 लोगों का कत्ल किया गया है, जेनोसाइड किया गया इजराइल में। क्या हम उसको जस्टिफाई कराते हैं? ठीक है, अगर उसको जस्टिफाई कराते हैं, नहीं जस्टिफाई करते हैं, सरकार ये तो फिर मुझे भूमिका कुछ क्यों नहीं ले रही है? कहना। आशुतोष, अभी भी मेरा सवाल, नहीं जल्दी से, सरकार ये भूमिका क्यों ले रही है? क्यों नहीं इस पर बयान दे रही है? क्यों आपको लगता है कि सरकार बयान नहीं दे रही? आई थिंक सरकार अपने शॉर्ट टर्म गेन के लिए या किसी दबाव में आके इस भूमिका को ले रही है। मैं फिर कहता हूं, रजत भारत सेठी, एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, देश हित का हवाला दिया जा रहा है। नहीं, शॉर्ट टर्म, ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म गेन के लिए है, देश या की किसी एक दबाव मॉरल में कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके आधार पर यह भूमिका लेनी चाहिए, या शॉर्ट टर्म गेम? देश हित का नाम भी उसमें दिया जा रहा है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई शॉर्ट टर्म। अगर आप डोनाल्ड ट्रम्प की ईगो को बोलने देंगे तो मैं कोशिश बोलूंगा कर रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है अगर आप नेतन्याहू के साथ खड़े हो रहे हैं तो ही इज अ वॉर क्रिमिनल, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अरेस्ट वारंट इशू कर रखा है। इनकी पॉलिटिकल रैली खत्म हो गई हो तो मैं बात कर सकूं। नहीं, ये पर्सनल टिप्पणी कहिए, बंद कर दे बकवास कर। आप आशुतोष जी शांत रहिए, मैं अभी आपको टोका नहीं हूं, आप अपनी टर्न का वेट करिए। डिसेंसी होनी चाहिए। टोका टोकी नहीं, ठीक है, बात खत्म हो गई। रजत सेठी आपकी बात रखिए, चलिए। ये ऐसे ही बोलते रहेंगे साहिल जी तो कौन बात करेगा? नहीं, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए रजत सेठी। साहिल जी, जो आपने मूल प्रश्न जो उठाया कि ऑफिशियल चैनल्स के माध्यम से खमेनेई की, ये बोलते ही रहेंगे ना, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्हीं को सबसे बड़ा। नहीं, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, चलिए। गलत चीज है साहिल जी। नहीं, आशुतोष जी, हो गया। समझ के क्या रखा है इन्होंने? आते हैं एकदम डकैत की तरह आके पूरा। नहीं, आशुतोष जी हो गया। रजत सेठी देखिए, बोलिए। आपने जो प्रश्न पूछा कि भारत ने ऑफिशियल पोजीशन क्यों नहीं ली खामनेई की डेथ पर, और आपने भी एग्जांपल्स रखे। मैं तो सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक देशों की, OIC, उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटेरिएट तक ने ईरान का समर्थन नहीं किया, और बल्कि ईरान का खुल के विरोध किया है खमेनेई की डेथ के बाद भी, नंबर 1। दूसरा, ये सुप्रीम लीडर हैं, क्या ये वहां के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड व्यवस्था से उठ के आए हुए प्रेसिडेंट हैं? क्या वहां के नहीं है? क्या ये सारे विश्व के सारे शियाओं के कोई रिलीजियस हेड हैं? क्या आप शियाओं का खुद के आपको सिंपल रिसर्च करनी है साहिल जी। शिया लोग कोई एक खिलाफत में विश्वास नहीं करते, कोई एक सेंट्रल हेड पे विश्वास नहीं करते। तो ये अपने देश के जरूर एक रिलीजियस हेड हो सकते हैं, शियाओं के का सबसे बड़ा चेहरा हो सकता है, बट विश्व स्तर पे नहीं है वो भी। तो किस तहत पे आके, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे फॉर्मर डिप्लोमेट्स भी बैठे हुए हैं। मैं एक छोटा इंटरवेंशन करूं, रजत सेठी, आप सचमुच में अभ्यासक है, आपको पता है इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होते हैं। पिछले एक दशक से यह सरकार आयतुल्लाह अली खमेनी से ही बातचीत कर रही है ना। जब प्रधानमंत्री तेहरान गए थे तब उनसे मुलाकात की थी ना। डील तो आप ईरान के इसी सरकार से, जो आयतुल्लाह खमेनी चला रहे थे, उसी सरकार से तो डील कर रहे हैं ना आप। नहीं, लेकिन देखिए यहां पर आप डिजोर और डिफैक्टो में आप कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं। जवाहर पोर्ट का सुप्रीम लीडर है, जो बंदरगाह का निर्माण हो रहा था, 14,000 करोड़ भारत सरकार उधर इन्वेस्ट कर रही थी, तब भी इसी सरकार से डील की जा रही थी, जिसके मुखिया एक तरीके से हम कह सकते हैं आयतुल्लाह खमेनी थे। नहीं, मैं फिर से बताता हूं, उनके प्रेसिडेंट और उनके जो फॉरेन अफेयर्स के लोग थे, उनके जो मंत्री थे, उन सब से लगातार बायलैटरल डिस्कशंस होते थे, उन्हीं के सामने में डील्स होती थी। सुप्रीम लीडर एक थियोक्रेसी के चेहरा हैं, वो किस तरह से एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड व्यवस्था के हेड नहीं बन सकते हैं, ना वो हैं। मुझे लगता है यहां पे तकनीकी समस्याएं थी, शायद इसीलिए गद्दाफी को जब मारा था लीबिया में, तब तो वहां पे यूपीए की सरकार थी। यूपीए की सरकार ने क्यों नहीं खंडन किया? आप लेख छपे हुए हैं, द हिंदू जैसे प्रतिष्ठित अखबारों में लेख छपे हुए हैं कि वहां पे यूपीए की सरकार ना तो वो विश्व में जो वेस्टर्न ताकतें हैं जो कि अटैक कर रही थी लीबिया को, उनको नाराज करना चाहती थी, लेकिन क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि सरकार नाराज करना चाहती थी? हम इजराइल के तरफ झुकना हमारा शुरू हो चुका है, क्या ये बताता है हमारी फॉरेन पॉलिसी चेंज हो गई है? साहिल जी, ये गलत, ये पूरा वाक्य की संरचना ही गलत है। अकेली संरचना यह होनी चाहिए कि देश का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वो सिर्फ एक चीज के सामने झुकेगा, वो है देश के हितों के सामने।
आप मुझे बताइए ईरान के खमनेई ने क्या क्या स्टेटमेंट दिए हैं, कहां से आके वो मध्यस्थता की बात करते हैं जब पाकिस्तान को लताड़ने की जरूरत होती है। अभी अभी जो पिछले साल का जो टेरर अटैक हुआ है तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान के विरोध में, कश्मीर को लेकर लगातार क्या बोलते आए हैं। आप 94 की बात करते हैं, लेकिन 94 से 2025-20 साल में खमनेई ने कश्मीर के विषय पे क्या क्या दिया, आप उसकी फहरिस्त निकालिए। मैं फिर से बोलूंगा, आशुतोष, एक चीज पैरामाउंट है, वो है देश का एक इतिहास आप निकालेंगे तो एक इतिहास दूसरे तरफ से भी निकाला जाएगा। जब कश्मीर की बात निकली तब यही आयतुल्लाह खमेनी बार बार ये कह रहे हैं कि हो रहा है वो गलत हो रहा है कश्मीर के भीतर। चलिए, कुछ खबर भी आ रही है इस वक्त। आशुतोष, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा कि यूएई के रक्षा मंत्रालय का बयान आ चुका है। यूएई पर जिस तरीके से ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स फाइल किए थे, उन्होंने कहा है कि अब हमारे पास भी गोला बारूद की कोई कमी नहीं है। यूएई के पास आधुनिक हथियार प्रणाली है और ईरान अगर इसी तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल दागता रहेगा तो जवाब दिया जा सकेगा। यूएई नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए हम सक्षम हैं। यूएई की तरफ से यह बयान दिया गया है, यूएई के रक्षा मंत्रालय का बयान। तो कुल मिलाकर यह बात साफ हो चुकी है कि अब एक के बाद एक बयानबाजी यहां पर चल रही है। आशुतोष, जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद अशोक सज्जनहार भी बात करेंगे। इसी बीच ईरान की तरफ से नया बयान, हमारी धरती पर क्रूर हमला किया गया है, ईरान अच्छाई बुराई के बीच लड़ रहा है। ईरान की तरफ से एक नया बयान, इसका मतलब यह कि ईरान ने साफ शब्दों में कहा है कि हमारी पहचान पर निशाना बनाया जा रहा है और इस पर हम इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। हमारी धरती पर क्रूर हमला ईरान की तरफ से कहा गया। तो जल्दी से जवाब, उसके बाद अशोक सज्जनहार बात करेंगे। देखिए साहिल, जो 2014 के बाद की पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स का हिस्सा है कश्मीर पर ईरान का बयान। जो इस बात को नहीं मानते कि किस तरीके से उन्होंने मुसलमानों को इस देश के अंदर दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश की है, उसकी वजह से भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर हुई है। पहली बात ये समझना चाहिए। दूसरी बात, अटल बिहारी वाजपेयी के अंदर यह हिम्मत थी। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 3 बार फोन किया था और उन्होंने समर्थन देने से मना कर, यह होती है लीडरशिप। लीडरशिप इसे कहते हैं। और मनमोहन सिंह ने बाकायदा अमेरिका में खड़े होकर विरोध किया था। यह लीडरशिप नहीं होती है कि आपको अमेरिका का राष्ट्रपति बार बार आपके ऊपर हमले कर रहा है और आप चुप हैं। क्यों चुप है भाई? आप अमेरिका के साथ डील करते हैं, एक निहायती कमजोर डील, आप क्यों करते हैं? क्या मजबूरी है आप? अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने ही ईरान की पॉलिसी आगे बढ़ाई थी, तभी जाकर तो छबार पोर्ट, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी 2024 में बार बार कर रहे थे कि हम एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। साहिल, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो ईरान से हमारे रिश्ते, ईरान से जो हमारे रिश्ते हैं वो 4000 साल पुराने रिश्ते हैं। ठीक 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 है। अगर आप म्यूट पर है रजत, आप म्यूट पर। फिलिस्तीन की भी बात हो और उसकी जो 2 स्टेट की थ्योरी है वो इजराइल के विरोध में जाके है, नेतन्याहू के विरोध में जाके भारत ने इस पिछले साल में भी यूनाइटेड नेशंस के हर पोर्टल पे जाके विरोध किया है इजराइल का। इसको लीडरशिप बोलते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप फिलिस्तीन और हमास के पीछे दुम दबाए दबाए घूम रहे हैं, क्योंकि आपको अपने जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, जो मुस्लिम पॉलिटिक्स को तुष्टीकरण करनी है, उसके लिए आप सारी चीजें ताक पे रख दें। आप उस टेरर स्टेट का, उस टेरर की प्रॉक्सीज का सपोर्ट करने लग जाएं जो कि टेररिस्ट घूम फिर के भारत अजय उपाध्याय, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए आप जानबूझकर ईरान का मुद्दा उठा रहे हैं। 10 सेकंड आरोप है सीधे शब्दों में। अजय उपाध्याय पड़ेगा जल्दी से जवाब। जिन लोगों को गजा के अंदर 72,000 लोगों का नरसंहार दिखाई नहीं पड़ता है, उनके बारे में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। 72,000 लोगों का नरसंहार, अजय उपाध्याय जल्दी से जवाब। मासूम बच्चों का कत्ल किया गया है वहां पे और उसके बारे में चुप है ये लोग। ठीक है, इतिहास उनको माफ नहीं करेगा। अजय उपाध्याय, मुझे लगता है कि अजय उपाध्याय तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। अशोक सज्जनहार भी हमारे साथ में है। अशोक जी, आपने सुना कि जिस तरीके से यहां पर बयान दिए जा रहे हैं और खास करके सरकार को लेकर, कहीं ना कहीं सरकार फंसी हुई है इस पूरे मामले में कि एक तरफ उनके पास उनको लगता है कि एक स्ट्रेटेजिकली उनके पास ज्यादा मैन्यूवर करने के लिए कुछ जगह नहीं है। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एक तरफ है, दोनों देशों में वहां पर झुके हुए हैं, ईरान भी है, इजराइल भी है, और दूसरी तरफ एक मॉरल कमिटमेंट की बात जो विपक्षी पार्टियां यहां पर उठाने की कोशिश कर रही है। दोनों के बीच में सरकार फंसी हुई। जी बहुत शुक्रिया साहिल जी मुझे वक्त देने के लिए। तो देखिए, जो हमारी कमिटमेंट है, सबसे ज़्यादा तो कमिटमेंट हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट पर होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ जो सरकार का रवैया है, जो सरकार का नज़रिया है, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को ही आगे ले जाने में है।
देखिए, 2-3 प्रश्न आपने पूछे थे। पॉलिटिक्स बहुत हो रही है, मैं पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको जो जमीनी तौर पर जो हालात हैं उसके बारे में बताऊंगा। पहली बात थी जो आयतुल्ला अली खमेनी के हमको शोक समाचार देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था। देखिए, पिछले पिछले कुछ फैक्ट्स देख लीजिएगा। 57 देश हैं ओआईसी में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। कितने देशों ने कुछ ऐसा शोक समाचार दिया हो या कुछ दुखद समाचार दिया हो इन 57 देशों में? मेरे विचार से 4-5 होंगे, उससे ज्यादा नहीं है। तो ये तो आप देखिए जो उनकी मुस्लिम ब्रदरहुड, मुस्लिम उम्मा की बात है। दूसरी बात है, जैसे रजत सेठी जी बता रहे थे, देखिए उनके पास डी जोरे कोई पद नहीं था। अगर आप ऑफिशियल कोई कंडोलेंस मैसेज भेजते हैं, वो करते हैं, ही वॉज अ सुप्रीम लीडर, वो थे अपने रिलीजियस लीडर थे। तीसरी बात, देखिए ही वॉज नॉट अ यूनिवर्सली रिवर्ड स्पिरिचुअल लीडर, बड़े कंट्रोवर्शियल लीडर थे। क्योंकि जो भी वहां पर भी हुआ है, अब जैसे महासा अमीनी का हुआ या फिर और वहां पर जो प्रोटेस्ट हुए, डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, सभी अगर होते थे तो उनके कहे के अनुसार वहां पर उनके ऊपर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती थी, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते थे, उनके कहे अनुसार होते थे वहां पर। तो ये कोई ऐसा नहीं था जो बिल्कुल ही एक किसी पेडेस्टल पर उनको रखा गया हो। बड़े कंट्रोवर्शियल लीडर थे। दूसरी बात आप कह रहे हैं, लेकिन अशोक जी एक सवाल यहां पर बीच में मुझे आपसे पूछना है। आपने आयतुल्ला खमेनी का जिक्र किया, आप कह रहे हैं कि वो रिलीजियस लीडर थे और किसी भी तरीके से देश के प्रमुख के तौर पर उनको आगे नहीं रखा गया था। लेकिन ये बात सभी को पता है कि ईरान के सारे बड़े फैसले उनके जरिए ही किए जाते थे, फिर भारत के साथ एंगेजमेंट की बात हो या किसी भी देश के साथ दुश्मनी की बात हो। लेकिन सवाल मेरा आपसे एक और इस पूरे मामले पर यह भी रहेगा कि ईरान भारत का दोस्त था या नहीं था। एक धड़ा है वो कहता है कि आयतुल्ला खमेनी के बयान देखिए, कश्मीर के मामले में उन्होंने क्या दिए थे। दूसरा धड़ा कहता है कि 1994 आप निकाल कर देखिए, जब यूएन में रिजोल्यूशन लाने की बात चल रही थी, तब पूरे ओआईसी के खिलाफ ईरान हमारे साथ खड़ा हुआ था। तो ईरान को हम दोस्त समझे कि नहीं समझे, और अगर वो हमारे दोस्त थे तो ऐसी सूरत में भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए? अच्छा, देखिए, दो आपने प्रश्न पूछे, क्या हमारे मित्र थे या मित्र हैं या नहीं हैं। तो मैं बिल्कुल डंके की चोट पर कहूंगा, बहुत ही अभिन्न मित्र हैं, बहुत ही क्लोज हमारे पार्टनर हैं, बहुत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा 1954, 1973 उन्होंने वो पाकिस्तान को अपनी जगह दे दी, अपने एयरक्राफ्ट वहां पर खड़े कर लीजिएगा, 1971 में उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ दिया वगैरह वगैरह। देखिए, हालात बदलते रहते हैं, विश्व के हालात बदलते रहते हैं। आपको अपनी विदेश नीति जो 1970-71 में हुआ उस पर नहीं चलानी है, आपको अपनी विदेश नीति चलानी है जो हालात आज के हैं। अगर वैसी हमको विदेश नीति चलानी होती साहिल जी, तो 1971 में अमेरिका ने भी यूएसएस 7th फ्लीट आपके विरुद्ध भेजी थी, तो आप उनके साथ बात ही नहीं करते, आप उनके साथ काम ही नहीं करते। देखिए, आपको आज के दिन में आपको अपनी विदेश नीति चलानी है, और आज के दिन में मेरे वहां पर बहुत निहित है, मेरा चाबहार वहां पर जाना है। अगर हालात ठीक हो जाते हैं मैं वहां से तेल भी लूंगा, परंतु और देशों के साथ भी, इजराइल के साथ मेरे संबंध बड़े अच्छे हैं। देखिए, जब ये युद्ध शुरू हुआ शनिवार को 28 तारीख को, हमारे विदेश मंत्री ने इजराइल के विदेश मंत्री से बात की और सुबह, और उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री से बात की शाम को। तो इसीलिए दोनों से बात की और दोनों को कहा आप युद्ध को रोकिए, क्योंकि हमारे 10 लाख लोग, 1 करोड़ लोग वहां पर हैं, अजय उपाध्याय हित निहित है वहां पर। कुल मिलाकर बात यहीं आकर रुक जाती है कि इस वक्त की स्थिति के हिसाब से आपको जवाब देना होगा, और उसके साथ साथ जो आरोप लगाया गया कि आप तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर ध्यान रखकर इस पर बयान देने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात है कि ये जो कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ लोगों को है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का सवाल है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का सवाल कैसे हो सकता है? ईरान तो भाई मुस्लिम देशों पर भी आक्रमण कर रहा है, सिया सुन्नी की भी वहां लड़ाई है, बहुत सारे मैटर है। पर हमारे लिए तटस्थता की नीति, निरपेक्षता की नीति नहीं है। हमारे लिए निर्बलता की नीति, तटस्थ निरपेक्षता की नीति नहीं रही है। भारत के लिए कभी भी आंखें झुका करके या किसी की चापलूसी करना, ये कोई नियमित विदेश नीति की विशेषता नहीं रही है। ये इस दौर में विशेषता है। वैश्विक स्तर पर जब आगे भी इतिहास लिखा जाएगा तो भारत कहां खड़ा होगा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और भारत के राष्ट्रीय हित की बात अभी हमारे अशोक जी ने कही, पूर्व राजनयिक है, बड़ा सम्मान है। अशोक जी इस बात को तो
स्वीकार कर रहे हैं ना कि चाबहार में जहां हम 14,000 करोड़ रुपए जो है लगभग खर्च करने की स्थिति में थे, 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुके, ट्रंप के कहने पर हम वहां से उसके घुड़की पर हम बाहर आ गए हैं, तो क्या वहां राष्ट्रीय हित हमारा प्रभावित नहीं हुआ? 15% ईरान से हम तेल लेते रहे हैं वाजिब दाम पर। आज वही ईरान को जो है तेल नहीं वहां से लेना है, अमेरिका के निर्णय पर भारत सरकार उसको निर्णय लेती है, रूस से नहीं लेना है और निर्णय लेती है, तो क्या ये राष्ट्रीय हित हमारा प्रभावित नहीं हो रहा है? 1 करोड़ लोगों की जान जो है, जान माल की अशोक जी जवाब ठीक है, पश्चिमी एशिया। अशोक जी जवाब देंगे। इस बीच एक बड़ी खबर, ईरान में बच्चियों के कत्लेआम पर यूएन का एक्शन। ईरान में एक स्कूल पर जो मिसाइल का हमला हुआ, उसके बाद वहां पर बच्चियां जो मरी है, स्कूल पर हमले की तुरंत जांच के आदेश यूनाइटेड नेशंस की तरफ से दिए गए हैं। 160 से अधिक बच्चियों की हत्या की जांच के आदेश यूएन की तरफ से दिए गए हैं। कई लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं कि सिविलियंस नागरिकों पर जिस तरीके से हमला हो रहा है, यूएनएचआरसी ने स्कूल पर बमबारी की जांच शुरू कर दी है और ईरान में जो बच्चियों का कत्लेआम हुआ है उस पर यूएन का पहला एक्शन इस वक्त नजर आ रहा है। अशोक सज्जनार, जल्दी से आपका जवाब। जी, आपने 2 प्रश्न पूछे हैं अजय जी ने, मैं से बहुत जल्दी दोनों का प्रश्नों का उत्तर दूंगा। एक तो चाबहार का है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसको हम परस्यू करते रहेंगे। अब उनकी तरफ से, अमेरिका की तरफ से सैंक्शन लगता है, देखिए उसमें भारत चाहे अग्री करे या ना करे, अजय जी ये समझना चाहिए जो भी प्राइवेट कंपनी वहां पर आती है ना, हमको लेकर आनी पड़ती है वहां पर काम करने के लिए, वो अपने और जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है अमेरिका के साथ, उसको देखकर कोई वहां पर काम करने के लिए राजी नहीं होता है। परंतु जहां तक भारत है, अपनी कनेक्टिविटी को वहां पर बनाकर रखना चाहता है। दूसरी बात कही है आपने, जो वहां से हम तेल खरीदते थे, बिल्कुल ठीक बात कही आपने, हम तेल खरीदते थे, परंतु अभी हम 41 देशों से तेल खरीदते हैं और अलग अलग देशों से हम तेल खरीदते रहेंगे। हमारे बेसिकली देखिए उसमें इंटरेस्ट क्या है, हित क्या है, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को बरकरार रखना। ये नहीं जो एक देश से हम खरीद रहे हैं दूसरे देश से नहीं खरीद रहे हैं वगैरह, वो सरकार कहीं ना कहीं वो बैलेंसिंग एक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष बार बार इस बारे में सवाल उठा रहा है कि क्या बैलेंसिंग एक्ट करते करते हमने हमारी फॉरेन पॉलिसी तो नहीं बदल दी। लेकिन उस सवाल के जवाब में सरकार का कहना है कि संयम के साथ बदलती स्थिति के नजर से हमें अपना रुख अपनाना होगा। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर हमारी लगातार कवरेज जारी रहेगी क्योंकि युद्ध का 4था दिन अब शुरू हो चुका है और अभी भी तेहरान के भीतर हमले चल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से इंटरनेशनल कम्युनिटी से अलग अलग बयान भी आ रहे हैं और हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति का भी बयान इस पर आ चुका और कहा है कि जल्द से जल्द युद्ध की तीव्रता कम करने को लेकर भी कोशिशें बरकरार रहेंगी। आप देखते रहिए आज तक। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।